जरा सोचिए, अगर मार्वल के सबसे बड़े हीरोज और विलन्स इस दुनिया के प्रोटेक्टर नहीं बल्कि एक ऐसी भूखी बेकाबू आर्मी ऑफ अनडेड बन जाए जिसे रोका ही ना जा सके। मार्वल ज़ॉम्बीज़ एपिसोड 2 हमें ले जाता है एक ऐसे ही सफर पर, एक दुनिया जहां सेक्रीफाइस ही आखिरी हथियार है और बेट्रेयल किसी भी कोने से आ सकता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं चांग-ची और उसके पिता वेन वू का एक दिल दहलाने वाला मोमेंट, टेन रिंग्स की आखिरी चमक, ज़ीमो का चालाक बिट्रेल, ज़ॉम्बी नेमोर का खतरनाक आतंक और येलेना बेलोवा का वो इमोशनल सैक्रिफाइस जिसने हर फैन का दिल तोड़ दिया। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइट्स। मार्वल ज़ॉम्बीज़ की ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि मार्वल की लेगेसी और उनके हीरोज़ की ह्यूमैनिटी की भी है कि जब दुनिया खामोश हो जाती है तब असली आवाज़ कौन उठाता है। ये सिखाती है हमको मार्वल ज़ॉम्बीज़ की ये एनिमेटेड सीरीज़। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये है मार्वल ज़ॉम्बीज़ का सीजन 1 का एपिसोड 2 का सिनेमैटिक स्टोरी ब्रेकडाउन, जिसमें हम बात करेंगे ओवरऑल स्टोरी के बारे में, क्या हुआ इस एपिसोड 2 के अंदर, और बाकी मेजर कॉमिक बुक और टीवी शोज और मूवीज से रिलेटेड कनेक्शन और रेफरेंसेस के बारे में भी। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीक्वेंस से। सांची और उसकी बेस्ट फ्रेंड केटी और एफबीआई ऑफिसर जीबी वू एक ज़ॉम्बी होड से घिरे हुए हैं। ठीक उसी टाइम आते हैं टेन रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको लीड कर रहे हैं शैंग-ची के पिता। ये सीन बहुत ही सिनेमैटिक है। ज़ॉम्बीज़ हर तरफ से हमला कर रहे हैं और टेन रिंग वॉरियर्स अपने मिस्टिकल मार्शल आर्ट्स मूव से उन्हें रोक रहे हैं। वेन वो अपनी सिग्नेचर पावर्स यानी टेन रिंग्स का इस्तेमाल करता है जो चमकते हुए एनर्जी वेव्स छोड़ते हैं और एक के बाद एक ज़ॉम्बीज़ को चीरकर फेंक देते हैं। लेकिन उसी केओस में शैंग-ची को आर्म पर ज़ॉम्बी काट लेता है। वेन वो तुरंत समझ जाता है कि अब इन्फेक्शन फैल सकता है शैंग-ची के अंदर और वो भी एक ज़ॉम्बी बन सकता है। यहाँ पर एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। वेन वो अपने बेटे को बचाने के लिए टेन रिंग्स उसी को दे देता है। टेन रिंग्स का पावर इन्फेक्शन को कंटेन कर लेता है, लेकिन ये वेन वू की आखिरी लड़ाई होती है क्योंकि ज़ॉम्बी उसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। वेन वू खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि शैंग-ची और बाकी सर्वाइवर भाग सके। यहाँ पर एक सिंबॉलिक मोमेंट है, जैसे मार्वल कॉमिक्स में बार बार दिखाया गया है कि हीरोज़ की सबसे बड़ी ताकत उनके पावर्स नहीं बल्कि उनके सेक्रीफाइसेस होते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ पर शैंग-ची, केटी, जिमी वू और डेथ डीलर और कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स पहुंचते हैं हेलमेट ज़ीमो के सेंचुरी यानी द राफ्ट पर। लेकिन वहाँ पहले से मौजूद है एक और ग्रुप, कमाला खान यानी मिस मार्वल की टीम। दोनों ग्रुप डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा। उनका मेन गोल है एक सिग्नल स्पेस में भेजना ताकि किसी भी तरह हेल्प आ सके। लेकिन यहाँ शुरू होती है असली पॉलिटिक्स। हमें दिखाया जाता है हेलमेट ज़ीमो जो कभी भी प्योर हीरो रहा ही नहीं। वो यहाँ पर भी अपने सेल्फिश प्लान्स को चलता है। ज़ीमो सीक्रेटली दोनों ग्रुप्स को सेक्रीफाइस करने का प्लान बनाता है। वो इन्फेक्टेड टालोकानील यानी नेमोर की आर्मी को रैप की तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि वो खुद एस्केप कर सके और न्यू एस्गार्ड तक पहुंच पाए। लेकिन उसका प्लान बैकफायर कर जाता है। ज़ॉम्बी नेमोर अपनी पूरी ताकत के साथ राफ्ट पर हमला कर देता है। ये सीक्वेंस विजुअली स्टनिंग है। पानी की दीवारों से निकलते हुए ज़ॉम्बीज़, टेलोकान वॉरियर्स की मॉन्स्टरस क्राउड्स और नेमोर का टेरिफाइंग रूप, सब कुछ बहुत ही हॉरर से भरा हुआ है। नेमोर अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से सभी सर्वाइवर्स को काटता है। यहाँ पर एक शॉकिंग डेथ होती है। जॉन वॉकर यानी यूएस एजेंट की, उसको नेमोर ब्रूटली किल कर देता है। साथ ही शैंग-ची की सर्वाइवर टीम के कई मेंबर्स भी मारे जाते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी नेमोर रिवील करता है कि असल में वांडा मैक्सिमो यानी वो ज़ॉम्बी स्कारलेट विच के लिए काम कर रहा है। वांडा डेस्परेटली उस डिवाइस को चाहती है जिसे आउटर स्पेस तक सिग्नल भेजा जा सके और जो है मिस मार्वल की टीम के पास। नेमोर कमाला पर अटैक करता है। एक इंटेंस फाइट होती है। कमाला अपने पावर्स को यूज करते हुए नेमोर को रोक लेती है और आखिरकार उसे मार देती है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ग्रोथ दिखती है। नेमोर की डेथ के बाद भी हालात सुधरते नहीं है। राफ्ट पूरी तरह से फ्लड होने लगती है। जहाँ आती है सबसे इमोशनल मोमेंट। हमें दिखाया जाता है कि येलेना बेलोवा यानी ब्लैक विडो की सिस्टर वो डिसाइड करती है कि वो मैन्युअली ओवरराइड करेगी सिस्टम को
एलेक्स यानी रेड गार्जियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन येलेना अपने फॉलन एलाइज के लिए एक लास्ट टोस्ट करती है और स्विच प्रेस कर देती है। एस्केप पोड सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है। ज़ीमो और बाकी बचे हुए लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन येलेना वहीं रह जाती है और फाइनली वो इन्फेक्टेड हो जाती है। ये सीन बहुत ही पावरफुल है क्योंकि येलेना का ये सेक्रीफाइस ब्लैक विडो की सेक्रीफाइस को रिफ्लेक्ट करता है। दोनों ने दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। एपिसोड खत्म होता है एक होपलेस टोन पर। ड्राक पूरी तरह से फ्लड हो चुका है, सर्वाइवर्स कम हो गए हैं और ज़ीमो जैसे अनट्रस्टवर्दी लोग अभी भी जीवित हैं। वांडा अभी भी बाहर है और डिवाइस के पीछे लगी हुई है। बाहर वाला में साफ मैसेज दे रहा है, इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना तो हीरोज ना ही विलन्स। तो दोस्तों ये थी मार्वल ज़ॉम्बीज़ के सीजन 1 की एपिसोड 2 की ओवरऑल स्टोरी। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे तगड़े रेफरेंसेस के बारे में जो हमने नोटिस करे इस एपिसोड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं शांग-ची और 10 रिंग्स के बारे में। दोस्तों मार्वल कॉमिक्स में शांग-ची का असली कनेक्शन था उसके फादर फू मांचू से, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने राइट इशू की वजह से उसे बदलकर ज़्यू वेनवू और 10 रिंग्स को इंट्रोड्यूस किया। एपिसोड 2 में वेनवू का शांग-ची को 10 रिंग्स देना एक सिंबॉलिक मोमेंट है। यह हमें याद दिलाता है शांग-ची मूवी के बारे में जो कि आई थी 2021 में, जहां पर वेनवू ने अपनी आखिरी लड़ाई में सेक्रीफाइस किया था। अगर आपने मार्वल ज़ॉम्बी रिटर्न कॉमिक्स पढ़ी हो तो उसमें भी कई बार इन्फेक्टेड हीरोज को कंटेन करने के लिए मिस्टिक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर 10 रिंग्स उसी का एमसीयू वर्जन लगता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं द राफ्ट के बारे में। द राफ्ट पहली बार एमसीयू में दिखा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में, जहाँ पर टीम कैप्टन के मेंबर्स को रखा गया था। मार्वल कॉमिक्स में द राफ्ट मार्वल यूनिवर्स की सबसे डेंजरस सुपर प्रिजन है। यहाँ कई बार मास ब्रेक आउट हुआ है। एपिसोड 2 में राफ्ट एक सेंचुरी को सर्वाइवर्स के रूप में दिखाया गया। ये एमसीयू और कॉमिक्स की दोनों की कंटिन्यूटी को एक हॉरर ट्विस्ट देता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नेमोर की। नेमोर मार्वल कॉमिक्स में पहली बार आया मार्वल कॉमिक्स इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1939 में, और वो हमेशा से एक एंटी हीरो रहा है। एमसीयू में नेमोर इंट्रोड्यूस हुआ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी में, लेकिन यहाँ पर इस एपिसोड में उसका ज़ॉम्बी फॉर्म हमें मार्वल कॉमिक्स की याद दिलाता है। 2005 की मार्वल कॉमिक्स में भी कई एटलांटियंस को ज़ॉम्बी इन्फेक्शन ने पकड़ लिया था। एपिसोड 2 उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करता है। नेमोर का ब्रूटल किल सीक्वेंस जॉन वॉकर और सर्वाइवर्स पर ये सीधा पैरेलल है मार्वल कॉमिक्स के उन पैनल से जहाँ पर ज़ॉम्बी नेमोर सरफेस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करता है। इस एपिसोड में दोस्तों वांडा की प्रेजेंस सिर्फ नाम से ही दिखाई जाती है, लेकिन उसका खतरा सबसे बड़ा है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ कॉमिक बुक और मार्वल ज़ॉम्बीज़ रिटर्न कॉमिक बुक दोनों में ज़ॉम्बी वांडा सबसे पावरफुल अनडेड कैरेक्टर्स रही है। उसने अपनी हंगर के लिए हीरोज तक को डिवोर किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इस मूवी में भी वांडा एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनी थी, जहां उसका ज़ॉम्बी फॉर्म उसी अनस्टॉपेबल टेरर का एग्जैचुरेटेड वर्जन लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों येलेना के सेक्रीफाइस की। येलेना पहली बार एमसीयू में आई ब्लैक विडो मूवी में, और फिर हमको दिखाई गई हॉकाई मूवी में। इसके बाद हमने उसको देखा थंडरबोल्ट्स मूवी में। मार्वल ज़ॉम्बी के एपिसोड 2 में उसका राफ्ट फ्लड होते समय खुद को सेक्रीफाइस करना मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू दोनों की सबसे इमोशनल सेक्रीफाइसेस को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों जॉन वॉकर जो कि पहली बार एमसीयू में आया था फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। इस टीवी सीरीज में जॉन वॉकर को सबसे पहली बार दिखाया गया एमसीयू में। मार्वल कॉमिक्स में यूएस एजेंट यानी जॉन वॉकर हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है, कभी हीरो तो कभी विलन। मार्वल ज़ॉम्बीज़ के एपिसोड 2 में उसका ज़ॉम्बी नेमोर के हाथों ब्रूटल डेथ ये दिखाता है कि यहाँ मोरालिटी का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ मतलब है तो सिर्फ सर्वाइवल का। अब बात करते हैं ज़ीमो के बारे में। ज़ीमो एमसीयू में पहली बार आया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में, और बाद में इसे दिखाया गया द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज में। मार्वल कॉमिक्स में बैरन ज़ीमो हमेशा मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड रहा है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ के एपिसोड 2 में उसका सर्वाइवर को बिट्रे करना और खुद एस्केप करने की कोशिश करना उसी मार्वल कॉमिक और एमसीयू वर्जन का ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एडिशन है। दोस्तों मार्वल ज़ॉम्बी की ये पूरी सीरीज हेवीली इंस्पायर्ड है 2005 की मार्वल ज़ॉम्बी कॉमिक्स से। इस एपिसोड 2 के एलिमेंट्स कॉमिक्स से डायरेक्टली जुड़े हैं, जैसे कि एटलांटियंस टर्निंग इनटू ज़ॉम्बी, ये लिया गया है मार्वल ज़ॉम्बीज़ 2 से।
इसके अलावा मेजर हीरो सेक्रीफाइसिंग देमसेल्फ, ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड है मार्वल ज़ॉम्बीज रिटर्न कॉमिक्स से। तो दोस्तों ये था मार्वल ज़ॉम्बीज का एपिसोड 2, एक ऐसा एपिसोड जो हमें दिखाता है कि इस दुनिया में हीरोज और विलन्स का फर्क मिट चुका है। यहाँ कोई भी सेफ नहीं है, चाहे वो जॉन वॉकर जैसा सुपर सोल्जर हो या येलेना जैसी फाइटर। बेन का सेक्रीफाइस, कमाला का राइजिंग मूवमेंट, नेमोर की टेरिफाइंग मौत और येलेना का दिल छू जाने वाला सेक्रीफाइस, हर पल हमें ये एहसास कराता है कि मार्वल ज़ॉम्बीज सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक नाइटमेयर है जो किसी भी वक्त और गहरा हो सकता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या वांडा मैक्सिमोव यानी ज़ॉम्बी स्कारलेट विच इस दुनिया की अल्टीमेट विलन बनने जा रही है? और क्या बचे हुए हीरोज किसी तरह स्पेस में मदद बुला पाएंगे या पूरा प्लेनेट अनडेड के कब्जे में चला जाएगा? आपके हिसाब से अगला बड़ा ट्विस्ट क्या हो सकता है? हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC एंड MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।